हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हम नवपाषाण काल से ही कृषि कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले हमने जंगलों को काटकर कृषि कार्य करना शुरू किया, लेकिन उस समय हम केवल अपना पेट भरने लायक ही अनाज का उत्पादन कर पाते थे। लेकिन आधुनिक काल में आधुनिक तकनीक के माध्यम से एवं उन्नत किस्म के बीजों के कारण आज पैदावार इतनी बढ़ गई है कि हम केवल उपभोग ही नहीं अपितु उसे बेचकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि वे किसान अपने खेत में वर्ष भर में क्या बोते हैं, कब बोते हैं, कब काटते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः भारत में वर्ष भर खेती होती है, लेकिन पानी की आवश्यकता कितनी है, तापमान कितना होना चाहिए, वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, इन सभी आधारों पर हम पूरे फसलों को 3 भागों में बांट देते हैं। पहले को रबी, दूसरे को खरीफ और तीसरे को जायद के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा रबी की करते हैं। अगर हम बात करें तो रबी ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बसंत, अर्थात ऐसी फसलें जो बसंत ऋतु में तैयार हो जाती हैं उन्हें रबी फसलों की श्रेणी में रखते हैं। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और उस समय मौसम ठंडा और शुष्क होता है। वहीं पर मार्च अप्रैल में काटी जाती है जब मौसम हल्का गर्म और शुष्क होता है। रबी फसलों के लिए तापमान कम होना चाहिए और इसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं रबी की प्रमुख फसलों की बात करूं तो इनमें प्रमुख फसलों में हम गेहूं का जिक्र कर सकते हैं, चने का जिक्र कर सकते हैं, जौ का जिक्र कर सकते हैं, सरसों का जिक्र कर सकते हैं, आलू का, मूली का, गाजर का, मटर आदि का नाम हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक ध्यान देना है कि इस पर जब हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर हमसे फसलों का नाम देकर ये पूछ लेता है कि कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। इसलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहूँगा कि वह सभी फसलों की लिस्ट बना लें कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल है और कब कौन सी बोई जाती है और कब कौन सी काटी जाती है। अब हम चर्चा खरीफ फसल की करते हैं। खरीफ भी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरद, अर्थात वे फसल जो ठंडक के समय पककर तैयार हो जाती है उसे खरीफ फसलों की श्रेणी में रखते हैं। यह फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है क्योंकि ऐसी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसकी बुआई के समय मौसम गर्म होना चाहिए और आर्द्र होना चाहिए, अर्थात वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी होनी चाहिए। यह फसल अधिकतर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसलों में अगर हम बात करें तो धान की सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है। वहीं पर खरीफ के अन्य फसलों में बात करें तो सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली का नाम भी ले सकते हैं। अब हम जायद फसल की चर्चा करते हैं। मार्च से जून के मध्य जो फसल उगाते हैं उसे हम जायद कहते हैं। इन फसलों के लिए मौसम गर्म होना चाहिए, इसलिए इन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन ये कम समय में और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर हम इनको देखें तो किसान इन्हें बोकर अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। जायद की फसलों को इसीलिए हम नकदी फसलों की श्रेणी में भी रखते हैं। इसमें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और कुछ ऐसी मौसमी सब्जियां भी होती हैं जिनका हम नाम जायद की फसलों में ले सकते हैं।
अब हम चर्चा गन्ना और अरहर की करते हैं, क्योंकि अक्सर ये तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लेते हैं, जबकि अन्य फसलें 4-5 माह में तैयार हो जाती हैं। अब विद्यार्थियों में यह चर्चा होती है कि इनको किस फसल के अंतर्गत रखा जाए, रबी की, खरीफ की, जायद। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गन्ना और अरहर लगभग जून जुलाई में बोया जाता है और इस समय खरीफ की फसल बोई जाती है। इसलिए हम लोग इनको खरीफ की फसल के अंतर्गत ही गणना करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गन्ना ठंडी में भी कुछ लोग बोते हैं, इसलिए इसे रबी में रखा जाए। लेकिन बहुतायत में यह खरीफ फसल के साथ ही बोई जाती है, इसलिए गन्ना और अरहर की गणना खरीफ फसल के साथ करना ही उचित है। अभी तक हमने तीनों फसलों की चर्चा किया, जिसके कारण किसान अपनी जीविका चलाता है, देश के लोगों का पेट भरता है। इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि आपने बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।